दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक टेबल पर आमने सामने बैठने जा रही हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान युद्ध सुलझाने के लिए शी जिनपिंग से नहीं मिल रहे हैं, यानी कि चीन वो जो जा रहे हैं उनका मुद्दा कुछ और होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कियास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईरान को लेकर ही वो चाइना जा रहे हैं। अगर उनको चाइना जाना ही था तो वो उससे पहले क्यों नहीं गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। और आज चर्चा कर लेते हैं इसी मुद्दे पर मेरे सहयोगी भावना और जिया से। भावना, क्या लगता है? देखो, मुझे जो लगता है ना कि ये सोची समझी साजिश है ट्रंप की। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप जो है वो किसी और मुद्दे से जा रहे हैं। हालांकि बात तो बहुत सारे मुद्दों की हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और चाइना ताइवान की बात हो रही है। अब बात इसमें ईरान की जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ईरान और अमेरिका का युद्ध सीज फायर सिर्फ कहने की है। मुझे नहीं लगता कि सीज फायर हुआ है, सीज फायर सिर्फ कहने की है। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है इसको रोकने को लेकर मुझे लगता है कि चाइना में बात हो रही है। लेकिन भावना, यहाँ पर सवाल ये है कि यानी कि जब इन दोनों की मुलाकात होगी या फिर थोड़ी देर में जब भी होगी, तो चाइना ने भी कुछ डिमांड रखी हुई थी, 4 पॉइंट्स रखे हुए थे कि उन मुद्दों को लेकर बात ही नहीं होगी। तो वो ऐसे कौन से 4 मुद्दे हैं जो उन्होंने पहले ही मुलाकात करने से पहले ही वो क्लियर किए हैं? देखो, जिस चालाकी से ट्रंप ने अपनी शर्त रखी ना, ट्रंप ने ये कहा कि नहीं, ट्रंप ने दोगली बात करी कि मैं ईरान की बात नहीं करूंगा वहां पर। लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि ईरान का मुद्दा चाइना में उठेगा ही उठेगा, क्योंकि ट्रंप को कहीं ना कहीं वो डर है कि चाइना जो है वो ईरान के साथ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो बात होगी। ऐसे में अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं तो चीन ने भी कुछ 4 चेतावनियां दे दी हैं। ट्रंप को आने से पहले ही 4 चेतावनियां मिल चुकी हैं। और वो चेतावनी क्या है, जरा आप गौर से देखिए। देखिए, चीन का मुद्दा क्या है। सबसे बड़ा उसका मुद्दा है कि ईरान उसका सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन ही है। ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन ही है और चीन इसमें हस्तक्षेप नहीं चाह रहा। और उसके बाद आती है, ट्रंप की यात्रा से पहले चीन ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि उसकी 4 रेड लाइन है जिसे चुनौती नहीं दिया जाना चाहिए। चलिए, उन्हें 4 रेड लाइन को अब जरा हाईलाइट कर लेते हैं। चीन ने कहा है कि उसकी पहली रेड लाइन है कि ताइवान पर सवाल नहीं होना चाहिए। चीन का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है। ये बहुत बड़ी बात है कि चीन इस पर हस्तक्षेप चाह ही नहीं रहा है और वो कह रहा है कि इस पर बलपूर्वक वो कब्जा कर रहेगा। यानी कि चीन ने यहाँ अपनी रेड लाइन क्लियर कर दी है कि वो इस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज सहेगा ही नहीं। और दूसरा पॉइंट पर आते हैं, वही ताइवान की अमेरिका के साथ रक्षा संधि है और जापान और फिलीपींस जैसे देश चीनी कब्जे को खतरे के रूप में देख रहे हैं। जापान और फिलीपींस दोनों ही अमेरिका के सहयोगी देश हैं। चीन ने तीसरी रेड लाइन जो रखी है, तीसरी रेड लाइन देखिए, वो है कि राजनीतिक सिस्टम वो उसका है जिसमें केवल एक ही कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहेगा। यानी कि जिनपिंग ने ये साफ कर दिया है कि चाइना में आ रहे हो, ठीक है, स्वागत है तुम्हारा, लेकिन मेरी पार्टी मेरी ही रहेगी। वो नहीं चाहता कि कोई भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप चीन में आकर ट्रंप करे और ना उस चीज की हिम्मत करे। तो ऐसी चेतावनी जो है दे दी गई है। और इसके साथ ही सबसे आखिरी जो चौथी चेतावनी दी गई है वो विकास को लेकर दी गई है। सबसे बड़ा जो कहना है जिनपिंग का कि विकास के मुद्दों पर ट्रंप का कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। चीन अपना संप्रभु देश है, वो जानता है कि कैसे देश का विकास होगा और कैसे सारी चीजें होंगी। तो ये 4 रेड लाइन है जिस पर चीन अड़ा हुआ है और आने से पहले ही चेतावनी दे दी। बिल्कुल भावना, लेकिन अभी जैसे यहाँ पर चाइना और ताइवान की बात हुई है तो हम ये बारीकी से जानना चाहते हैं, जिया, आखिर ये चीन और ताइवान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं वो किस चीज को लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल तान्या, और आपने, भावना ने भी बात करी चाइना ताइवान की। देखिए, चाइना ताइवान का जो भी मुद्दा था वो आज का मुद्दा नहीं है। वो मैं अगर आपको एक बार मैप दिखाना चाहूँगी, ये चाइना ताइवान का जो मुद्दा है वो हमेशा से ही इतना क्लोज रहा ही। 2 सुपर पावर्स हैं, अमेरिका और चाइना दोनों ही सुपर पावर हैं। बात आपने करी ताइवान और चाइना की। चाइना ताइवान 1895 में अगर हम बात करें, दोनों एक ही सरजमी के हिस्से हैं।
चाइना भी ताइवान का पार्ट था और ताइवान जो है वो भी चाइना का ही हिस्सा था। 1895 में दोनों एक ही सरजमी थे। उसके बाद 1895 के बाद वो जापान के पास ताइवान चला जाता है। जापान के पास ताइवान जाता है। उसके बाद 1949 में सिविल वॉर होती है, जो कि होती है ताइवान के अंदर। ताइवान में सिविल वॉर होती है और जापान से वो अलग हो जाता है। जापान उस पर हक अपना खो देता है। उसके बाद चाइना उस पर रूल करता है। देखिए, मुद्दा ये था कि जो चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका ये मानना था कि ये कम्युनिस्ट रहना चाहिए चाइना, लेकिन वहाँ पर इससे पहले नेशनल पार्टी थी, उसका मानना था कि नेशनल रहना चाहिए। जब सिविल वॉर होती है तो जो नेशनल पार्टी थी, जो चाइना की नेशनल पार्टी थी, वो ताइवान चली जाती है। ताइवान जाती है, वहाँ से एक रूल शुरू करती है। वहाँ उसकी अपनी डेमोक्रेसी है, अपनी आर्मी है, अपनी करेंसी है, अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट चलाती है। लेकिन शी जिनपिंग का ही मुद्दा ये नहीं है और हमेशा से चाइना का मुद्दा ये रहा है कि ताइवान हमारा देश था, हमारा हक था, उस पर हमारा राज होना चाहिए। यूएस की हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, वो भी सुपर पावर है। मुद्दा अगर सुपर पावर की तरफ से उठाया जाता है या सुपर पावर का होता है तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, या उन्होंने डायरेक्टली कभी नहीं कहा कि ताइवान अलग है, चाइना अलग है। वो भी डिप्लोमेसी खेलते हैं। ताइवान की तरफ से उनका सिर्फ ये बयान आता है कि वो इंटरनली ताइवान को फुल सपोर्ट करता है। चाइना को डायरेक्टली दिखाया जाता है कि हम बिल्कुल वन चाइना पॉलिसी पर हम बिलीव करते हैं, लेकिन ताइवान को सपोर्ट सबसे ज़्यादा अमेरिका ही करता है। तान्या, इस पर बिल्कुल जिया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि कोई भी, यानी कि कोई भी अधिकारी बाकी के देश के जो होते हैं, वो अगर ताइवान में जाना पसंद करते हैं तो शी जिनपिंग को क्यों नहीं पसंद आते वो क्यों ऐसा चाहते हैं कि सेम मान्यता जो चीन को मिल रही है वो ताइवान को नहीं मिलनी चाहिए, जबकि दोनों देश अगर देखा जाए तो अलग है, लेकिन चाइना ताइवान को अपने में ही गिनता है। बिल्कुल तान्या, मैंने अभी ये जिक्र करा, इन तमाम कयासों का ये जिक्र करा मैंने अभी कि चाइना की तरफ से ताइवान उन्हीं का हिस्सा रहा है, उसी पर उसका हक रहा है। लेकिन फिलहाल अगर आप बात कर रही हैं यूएस पॉलिटिक्स जाती है वहाँ पर, ताइवान जाती है, उसको सेमीकंडक्टर चिप्स, अगर एक बहुत बड़ा मुद्दा है ताइवान का। चिप्स की मैं बात करूँ तो जितने भी आपके फ़ोन में, लैपटॉप में या जितने भी सिस्टम में, डेस्कटॉप में जो चिप होती है, उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है ताइवान। ताइवान उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है और यही चीज़ उसे डिपेंडेबल बनाती है, अमेरिका को डिपेंडेबल बनाती है ताइवान के ऊपर। ना सिर्फ अमेरिका को, बड़ी बड़ी तमाम कंपनियां, चाहे आप एप्पल ले लीजिए, चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनियां ले लीजिए, अगर आपको फ़ोन बनाना तो आपको चिप चाहिए होगी और वो चिप का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है ताइवान। ताइवान चाहता है कि वो जो चिप्स हैं वो वही मैन्युफैक्चर करता है, यही चीज़ चाइना को चुभती है। अगर चाइना सक्सेसफुली हिस्सा ले लेता है ताइवान का, वो कहता है तान्या कि चाइना बिल्कुल ही चाहता है कि वो हक जमा ले, लेकिन अगर कई देश ऐसे हैं जो ताइवान को अलग कंट्री मानते हैं और कई देश ऐसे हैं जो ताइवान को अलग कंट्री नहीं मानते हैं। चाइना कहता है कि चिप मैन्युफैक्चर ताइवान है तो ताइवान ही मेरा देश है, लेकिन यूएस को इंटरनली पता है कि दोनों अलग अलग कंट्री है, दोनों अलग अलग राष्ट्र है, दोनों की अपनी गवर्नमेंट है और यही सब के पीछे यूएस जो है वो डिपेंड होता है ताइवान के ऊपर, इसीलिए वो इसे इंटरनली सपोर्ट करता है। बिल्कुल जिया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जहाँ पे अमेरिका और चाइना की मतलब बनती ही नहीं थी, कहीं ना कहीं चाइना ईरान को फेवर करता था, तो अब ये जो मुलाकात हो रही है इससे क्या कुछ मतलब क्यों, जो दोनों ही अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग अपने आप को देखना ही पसंद नहीं करते थे और अब मुलाकात कर रहे हैं, एक टेबल पर आमने सामने होने वाले हैं, तो आखिर ऐसा क्यों, ऐसी क्या नो बताइए कि दोनों ही देश जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते अब आमने सामने होने वाले, अपने कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करने वाले। तान्या, ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप और जिनपिंग साथ आए हैं। ट्रंप और जिनपिंग देखिए, दरअसल 2017 से जब शासन में आए हैं ट्रंप, तब से कई बार ट्रंप मिल चुके हैं और ये छठी या सातवीं बार है जब ट्रंप जिनपिंग को मिलने जा रहे हैं। चाहे इससे पहले G20 समिट्स की आप बात करें, जो ट्रंप ने जिनपिंग ने आपस में मुलाकात करी है। आप फ्लोरिडा की जो पहली मुलाकात थी, अप्रैल 2017 की जो पहली मुलाकात थी, वो फ्लोरिडा में थी और वहाँ भी ट्रंप जानते थे जिनपिंग को और दोनों ने बात करी, दोनों सुपर पावर्स हैं। यहाँ हम बात करें, ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हमें ईरान का मुद्दा नहीं चाहिए और जिनपिंग ने भी कहा कि हमें ताइवान का मुद्दा चाहिए, मतलब ताइवान का मुद्दा नहीं चाहिए। मतलब दोनों ही देश युद्ध के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। चाहे आप ट्रेड ले लीजिए, यहाँ पर टी जो होता है, दोनों ही देश जब भी मुलाकात होते हैं वहाँ पर टी की जो राजनीति वो बहुत चलती है। टी का मैं जिक्र कर रही हूँ, टी का मतलब ये है ट्रेड, टैरिफ।
ठीक है, ताइवान का मुद्दा आता है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का मुद्दा आता है। दोनों सुपर पावर्स अपने आप में सक्षम हैं कि वहाँ पर जो टैरिफ की बात हो रही है, दोनों ही देशों ने अपने आप में टैरिफ लगाई है। अगर आपने बात करी है अमेरिका की, तो अमेरिका ने भी टैरिफ लगाए हैं। बात करी है चाइना की, तो चाइना ने भी टैरिफ लगाए हैं। आज जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो जहाज़ है, जो रवाना हो चुके हैं ट्रंप, वो 2 दिन की 2 दिवसीय यात्रा पे हैं चाइना की, वहाँ पर टेक्नोलॉजी, टैरिफ, ताइवान का मुद्दा अगर चाइना ने मना करा नहीं उठेगा, तो ईरान ने भी बोला, ईरान का मुद्दा भी जिक्र नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो तमाम युद्ध होते हैं ये अक्सर चलते रहते हैं खाड़ी के अंदर या पूरी सरजमी, दुनिया की सरजमी पर चलते रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो तान्या इसका मुद्दा है वो सिर्फ यही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर इसकी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन भावना यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर अब अमेरिका जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली मतलब कंट्री में गिना जाता था, डोनाल्ड ट्रंप सबसे शक्तिशाली मतलब नेताओं में गिने जाते हैं, अब वो ईरान पर हमला करने से पीछे क्यों हट रहे हैं? ऐसे वो कौन से पॉइंट्स हैं? वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या फिर कुछ पर्दे के पीछे बड़ा चल रहा है? बिल्कुल तान्या, देखो अगर मैं अपनी रिसर्च से बताऊं तो ट्रंप जो है कहीं ना कहीं ईरान के परमाणु को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स में बताऊं, अगर मैं आपको सीधे तरीके से पॉइंट्स में बताऊं कि अमेरिका दोबारा हमला करने से ईरान से क्यों डर रहा है, तो ईरान की सक्रिय मिसाइल साइट्स में हॉर्मूज जल डमरूमध्य यानी स्ट्रेट हॉर्मूज के पास 30 साइलेंट्स शामिल हैं, यानी कि अभी भी 30% जो है परमाणु शामिल है ईरान के पास। उसने उसको दोबारा से ठीक कर लिया है। ईरान के पास अपने मोबाइल लॉन्चर्स का लगभग 70% भंडार अभी भी मौजूद है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कम से कम 2 महीने और युद्ध लड़ सकता है ईरान। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये डर सता रहा है कि अभी भी 2 महीने का अगर यूरेनियम, अगर अभी भी परमाणु बम की क्षमता है ईरान के पास, तो वो क्या कुछ बड़ा कर सकता है। आगे चलिए तो और डर ईरान को ये भी, ईरानी मिसाइलों को रोकते रोकते कहीं अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइल भंडार ही खत्म ना हो जाए, ये भी अमेरिका को कहीं ना कहीं डर सता रहा है। और एक रिपोर्ट में अमेरिकी सैन्य एजेंसी का हवाला दिया गया है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान की 90% भूमिगत मिसाइल सुविधाएं कम से कम आंशिक रूप से चालू हालत में है, यानी कि अभी भी अगर वो चालू हालत में है तो अमेरिका पर अगर हमला हो गया तो फिर अमेरिका को भी नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं चरमराती जा रही है। कहीं ना कहीं वो हमले करके भी परेशान है और कहीं ना कहीं वो भी अब सीज फायर चाह रहा है। वो पीस मेकर बनता रहता है, लेकिन अब वो सीज फायर इसलिए भी चाह रहा है कि एक तो उसका नाम हो और दूसरा उसके देश को थोड़ा आराम हो। आगे चलते हैं तो एक रिपोर्ट में सैन्य एजेंसी का हवाला देते हुए 90% तक कह दिया है। उसके आगे जाएं तो अमेरिका ने 39 दिनों के युद्ध में ईरान के ऊपर करीब 13,000 हमले किए, लेकिन फिर भी वो ईरान की क्षमता का 50% खत्म करने में भी नाकाम रहा है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि अभी भी परमाणु के मामले में ईरान की क्षमता ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं तान्या वो डर जो है ना अमेरिका को, वो सता रहा है। तो इस रीजन से जो है अमेरिका को अब हमला करने से डर है। बिल्कुल भावना और जिया, यहाँ पर जैसे भी हाल ही में सीज फायर को लेकर बात हुई, तो क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप तो आज तक अपने स्टेटमेंट पर रुके ही नहीं है। वो तो आज कुछ और बोल रहे हैं, कुछ घंटे बाद कुछ और स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, अभी कुछ और ट्वीट करेंगे, देन नेक्स्ट कुछ ही मिनट बाद कुछ और ट्वीट कर देंगे। तो क्या लगता है वो जो सीज फायर को लेकर कह रहे हैं, क्या वो होगा या फिर ये जंग ऐसे ही चलती रहेंगी? क्योंकि अगर अभी हाल ही के कुछ वॉर पर नजर डालें, रशिया और यूक्रेन को लेकर भी सीज फायर को लेकर बात हुई थी, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको लेकर भी बात हुई थी कि वो जो मध्यस्थता हुई थी, वो जो युद्ध रुकवाया था, वो ट्रंप ने रुकवाया था। तो क्या कुछ लगता है, मतलब कि जो देश खुद अपना युद्ध नहीं रोक पा रहा है, वो बाकी के देशों का युद्ध रुकवा रहे हैं? देखिए, अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका की फिलहाल छवि ऐसी बन चुकी है कि वो हर युद्ध में आता ही आता है। बात अगर रशिया यूक्रेन की हो तो अमेरिका है, ईरान इसराइल का युद्ध था, अमेरिका बीच में आया है। रही बात भारत पाकिस्तान की, तो वहाँ भी अमेरिका बीच में आया है। लेकिन फिलहाल जैसे भावना ने बात करी सीज फायर की और जो चाइना के ऊपर बात करी है, चाइना और अमेरिका का जो रिलेशन है वो कभी ऐसा रहा ही नहीं जैसा फिलहाल आपको दिख रहा है। दोनों सुपर पावर्स थे, दोनों को एक दूसरे की इकोनॉमी में सपोर्ट मिल रहा था, दोनों की अर्थव्यवस्था आपस में उठती थी। लेकिन फिलहाल तमाम दशकों पहले की अगर हम बात करें, तमाम ऐसे कयास थे कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के अपोजिट है।
लेकिन फिलहाल जितनी भी ट्रंप की जो मीटिंग्स हुई हैं जिनपिंग के साथ 2017 के मैंने जिक्र करा, अप्रैल 2017 से लेकर अब तक छठी बार वो मिल रहे हैं। उसके बाद शायद ट्रेड और टैरिफ पर दो सुपर पावर का आपसी मुद्दा हो सकता है। ये रही बात ईरान की कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला कर रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप चाइना के जरिए ईरान पर हमला कर रहे हैं। देखिए चाइना और अमेरिका दोनों ही, या हम बात करें रूस, कहीं ना कहीं सारी सुपर पावर्स फिलहाल मिडल ईस्ट की जो जंग है, जो खाड़ी का इस समय जंग है, उसमें भुगतते नजर आ रहे हैं। सबकी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, ना सिर्फ अमेरिका की, चाइना की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। अगर हॉर्मूज से चाइना के जहाज नहीं निकल पा रहे हैं तो चाइना की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। तान्या, देखो इसके अंदर जिया ने जो बात कही सीज फायर को लेकर वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर मैं एक और पॉइंट जो है वो जोड़ना चाहूंगी और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि चाइना जाने से पहले भी ट्रंप ये बात कह रहे हैं, अब वो भले से ही फेक हो या फिर सही हो, लेकिन ट्रंप जो है वो ये बात कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का जल्द युद्ध खत्म होने वाला है, यानी कि अब उन दोनों का युद्ध भी खत्म होने वाला है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप होते कौन है युद्ध खत्म कराने वाले? उनके अक्सर खोखले दावे होते हैं और वो सवाल आ जाता है, ट्रंप वो होते हैं जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले की स्टेटमेंट दिया था कि वही हैं जिन्होंने 8 देशों के युद्ध रुकवाए हैं, यानी कि लगभग 8 और 9 देशों के युद्ध रुकवाए। तो ये वही ट्रंप है, यानी कि खोखलेपंथी वाले जो बयान होते हैं वो ट्रंप से कितने भी कहलवा सकते हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि खोखले दावे करते हैं, और क्योंकि कोई नहीं होते हैं ट्रंप सीज फायर कराने वाले, क्योंकि रशिया अपने आप में एक सुपर पावर है। रशिया भली भांति जानता है कि उसे कैसे सीज फायर करना है या फिर कैसे यूक्रेन से जो है डील करनी है। अभी भी कई मुद्दों पर जेलेंस्की जो है वो ट्रंप से मिल चुके हैं, लेकिन सीज फायर सिर्फ रशिया के कहने पर हुआ हाल ही में, वो भी कुछ ही दिनों का। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता तान्या कि सीज फायर होगा, क्योंकि जब तक रशिया और यूक्रेन की सहमति नहीं होगी, दोनों देशों के बीच अगर कोई युद्ध चल रहा है, जैसे कि पाकिस्तान और अमेरिका का, पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध चल रहा था, इन दोनों का युद्ध चल रहा है, और अगर जब तक इंडिया और पाकिस्तान में सहमति नहीं होगी तो युद्ध नहीं रुक सकता, मुझे कहीं ना कहीं। भावना, मैं इसमें एक चीज़ जिक्र करना चाहूँगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि हमने सीज फायर कराया भारत पाकिस्तान का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ सिरे से खारिज कर दिया इस बात को कि हमारी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर कोई सीज फायर नहीं रोका गया, नहीं हुआ है। ये हमारी खुद की सहमति थी, और पाकिस्तान अगर कंगाल हो जाता अगर हम लोग ये चीज़ नहीं रोकते तो। रही बात तमाम देशों की, आपने बात करी कि तमाम देशों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कयास लगाते रहते हैं कि सीज फायर हो जाए, सीज फायर हो जाए। कहीं ना कहीं ये नोबेल पीस प्राइज जो की बात चल रही थी, उसकी रेस में भी आगे बढ़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे कयास कई बार लगाए हैं। और इसमें जिया देखो, पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं लीपा पोती करने के उसमें पीछे हटता ही नहीं है, वो उसको पीस प्राइज दिला के रहेगा। हालांकि पिछली बार भी वो कोशिश नाकाम रही है उनकी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात पे पीछे नहीं हटता। और ऐसे में अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चाइना जाने से पहले इस मुद्दे पर भी बात करी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी बात हुई। और पाकिस्तान लाग लपेट कर जो आगे बढ़ जाता है ना और खोखले दावे करता है और IMF से लोन लेने के चक्कर में ये जो खेल खेलता है, तो वो कहीं ना कहीं साफ झलकता है। फिलहाल बात अगर हम बात करें तो चाइना और अमेरिका की बात है, दो सुपर पावर्स की बात है, दो महाशक्तियों की बात है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं इस वक्त, तमाम दुनिया से लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका जो है वो ट्रेड पर बात करने जा रहा है। अगर अमेरिका ने ईरान का मुद्दा नहीं छेड़ने का जिक्र करा है तो चाइना ने भी बोला है कि हम ताइवान का मुद्दा नहीं छेड़ना चाहेंगे। लेकिन जिया, अभी यहाँ पर रशिया सीज फायर को लेकर भावना ने बात कही है। ये लगता है कि जिस रशिया ने अभी 4 साल हो चुके हैं, लगभग पूरे हो चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, अब तक नहीं सीज फायर होने दिया, तो अब वो यूक्रेन के सामने घुटने टेकने वाला, ये लगता है। देखिए, घुटने टेकने की बात नहीं है यहाँ पर। रशिया ने या पुतिन ने 4 सूत्रीय पीस प्लान मांगा है, या बात करिए कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, शांति के मेज पर आना चाहते हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रशिया भी थक चुका है कि यूक्रेन पे हमला करके और यूक्रेन को तबाह करके। देखिए, नुकसान यहाँ दोनों देशों का है, बराबर नुकसान है, लेकिन बस वही है कि रशिया के पास वो बैकअप है कि वो इस चीज से उभर सकता है, और यूक्रेन के पास वो बैकअप कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा। भावना, देखिए, यूक्रेन और रशिया की बात तो रही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो आम जनता पर आता है। मर रही है आम जनता, क्योंकि
सबसे ज्यादा भुगतना उसको ही पड़ रहा है। वो रशिया यूक्रेन की बात हो, ईरान अमेरिका की बात हो। हालांकि अगर बात करी जाए तो एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि अब ईरान जो है वो अपने यूरेनियम जो मतलब कच्चे तेल है वो समुद्र में खाली कर रहा है। इससे नुकसान किसको हो रहा है? सबसे पहले समुद्र में जो वो तेल खाली कर रहा है तो जीव जंतु मर रहे हैं। दूसरी बात अगर आ जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को हो रहा है। भारत में भी अगर नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं कि कम से कम ट्रैवल करो, कम से कम विदेश जाओ, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत गहराई देखी जा रही है। कई लोग इस बात से डर भी रहे हैं कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला, कि कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बात को काफी लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और लेना भी चाहिए क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल भावना, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, तेल को लेकर बात करें। अभी हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर काफी मतलब वॉर किए गए हैं शिप पर, कभी ईरान ने अमेरिका पर, कभी अमेरिका ने ईरान पर, जिसको लेकर यहाँ तक कि भारत पर भी असर देखा गया है। भारत में भी काफी चीजों को लेकर दाम बढ़े हैं, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये वो, गैस, इवन गैस तक के। लेकिन उसका असर बड़े नेताओं या फिर बड़े लोगों पर तो नहीं पड़ा। उसका असर किस पर पड़ा? आम लोगों की जिंदगी पर। कहीं ना कहीं अभी भी अगर आगे जंग बढ़ती है या फिर कुछ भी होता है तो अभी भी वो असर सिर्फ आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। लेकिन देखना ये होगा कि उसके बावजूद भी ट्रंप और शी जिनपिंग की बात करें, पुतिन की बात करें, ज़ेलेंस्की की बात करें, वो क्या कुछ एक्शन लेने वाले होंगे। देखिए, जिनकी भी आपने बात करी, ये मेरे हिसाब से दुनिया के शीर्ष नेतृत्व में आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं। चाहे पुतिन की बात कर लीजिए, आप अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लीजिए, या शी जिनपिंग की बात कर लीजिए। मैं इस समय आना चाहूँगी वापस उसी मुद्दे पर जो है शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप इस समय मेरे हिसाब से अगर जो बात चलने वाली है वो चलने वाली है टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर। बात करिए आपने आम जनता की, जी हाँ बिल्कुल, कहीं भी जंग हो, किसी भी दो देशों में जंग हो, सफ़र आम जनता ही करती है। लेकिन अगर दो सुपर पावर्स आपस में आ रहे हैं, क्या वो, क्योंकि इस समय दोनों की अर्थव्यवस्था हिली हुई है। अमेरिका और ईरान की जो जंग चल रही है, ईरान इजराइल की जंग ले लीजिए, आप रशिया यूक्रेन की जंग ले लीजिए, हर जगह ऑयल एक भावना वो है, पर्सपेक्टिव है जो सेम पर्सपेक्टिव है। लेकिन उस ऑयल के अंदर दोनों ही देश ऑयल पर डिपेंड है। दोनों ही देश मैन्युफैक्चरर नहीं है ऑयल का। दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था ऑयल की वजह से कहीं ना कहीं हिल चुकी है। अब क्या ये दोनों चीज़ें या दोनों देश जो साथ में आ रहे हैं वो ऑयल पर बात हो सकती है, अर्थव्यवस्था पर बात हो सकती है, लेकिन बात इसमें सब कुछ हो सकती है। ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक, चिप से लेकर एक एप्पल के मैन्युफैक्चरर तक, हर एक चीज़ पर बात हो सकती है। बिल्कुल जी हाँ, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान से एक सवाल ये भी उठता है, जो पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका की साइड रहा है, कहीं ना कहीं उसको डर भी था कि अगर वो अमेरिका के इर्द गिर्द रहेगा तो वो सेफ प्ले करेगा, यानी कि सेफ रहेगा। लेकिन अब वो ईरान की साइड क्यों दे रहा है? नूर खान एयरबेस पर ईरान का एक फाइटर जेट देखा गया, RC-130, तो क्यों वो अमेरिका के अगेंस्ट जाकर ईरान को फेवर कर रहा है? कहीं ना पाकिस्तान को हमेशा अपना फायदा चाहिए होता है। मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना अक्सर अपनी दोहरी नीति की वजह से मारा जाता है। पाकिस्तान सबसे पहले तो ये चाहता है कि उसे IMF से लोन जो है वो मिलता रहे, तो इस चक्कर में वो अमेरिका का साथ देता है, क्योंकि वो कर्ज तले ऑलरेडी दबा हुआ है और उसके पास अपना पैसा है ही नहीं, वो IMF के बल पर ही चलता है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो ये है कि ईरान जो है एक मुस्लिम देश है तान्या, तो इस वजह से वो ये चाहता है कि ईरान उसके साथ रहे, मतलब वो मुस्लिम देश का साथ दे। तो कहीं ना कहीं इसलिए उसने अपने नूर खान एयरबेस पर जो ऑपरेशन सिंदूर, वो वाला एयरबेस जो ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का सबसे बड़ा निशाना था, उस पर उसने ईरान के विमान छिपाए। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं वो पाकिस्तान की दोहरी नीति को झलकाती हैं और कहीं ना कहीं उसके दोहरेपन को झलकाती हैं। हालांकि अगर हम वापस घूमकर अपने भी मुद्दे पर आए अमेरिका और ईरान के, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान पर ही पड़ रहा है। वो ना तो ईरान पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, ना ही अमेरिका पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर पड़ रहा है, क्योंकि अब तक सिर्फ रोटी नहीं थी, अब पेट्रोल और डीजल नहीं है, अब गैस नहीं है, शायद चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है, और अभी भी वो आतंकवाद को पनाह दे रहा है। तान्या, भावना, मैं इस पर एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, नुकसान ईरान का भी हो रहा है, नुकसान अमेरिका का भी हो रहा है, जनता मर रही है। अगर इतना नुकसान नहीं हो रहा हो तो दोनों देशों की तरफ से पीस प्लान जो
इस्लामाबाद में वार्ता हुई है, पीस का जो समझौता हुआ है वो शायद नहीं हो पाता और वो फेल होना बनता भी था। आखिर मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा था, खुद का कटोरा लेके पाकिस्तान पहुंच गया था उस मेज़बानी में। अगर आप वहाँ भी अपना फ़ायदा देखोगे तो दो देशों के बीच समझौता नहीं हो सकता। हालांकि अब मेरे हिसाब से जेडी वेंस का ये बयान है, या जेडी वेंस चाह रहे हैं कि और कहीं बात हो, चाहे जिनेवा में बात हो, चाहे और कहीं बात हो। में जो मेरे लिए सबसे शॉकिंग पॉइंट ये था कि ईरान के जो विमान मिले पाकिस्तान में, उसके बाद भी अमेरिका चाइना जाने से पहले ये कह रहा है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बहुत अच्छे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को ना सवाल खड़े कर रहा है ट्रम्प की नेचर को लेकर, मुझे बहुत सवाल है। देखिए, ट्रम्प का नेचर आज तक किसी के पल्ले नहीं पड़ा है। हमेशा हर वॉर के अंदर अब तो ऐसा लगता है कि तमाम जो देश हैं वो आपस में लड़ ही इसलिए रही है ताकि डोनाल्ड ट्रम्प उसका पीस करवा सकें। हर जगह आप किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, आप रशिया यूक्रेन ले लीजिए, आप अब चाइना ताइवान की हम बात कर रहे हैं, चाइना ताइवान के अंदर अब डोनाल्ड ट्रम्प घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ताइवान का मुद्दा या ईरान का मुद्दा ना छिड़े अगर ट्रम्प और जिनपिंग साथ हैं। चाइना ताइवान की मैंने बात करी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों एक ही सरजमी से, यहाँ से उठकर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ जाती है, जो नेशनल पार्टी थी वो यहाँ जाती है और यहाँ से रूल कर रही है। यहाँ से उसकी जो डेमोक्रेसी है, जो आपकी सरकार है वो यहाँ से चल रही है। चाइना कहता है कि ताइवान उसका पार्ट है, लेकिन ताइवान अपने आप को अलग राष्ट्र बताता है, अलग देश बताता है। अब दोनों के बीच चिप यही चल रही है। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं चाइना की, चाइना अपनी जो नेवल एक्सरसाइज है वो कई बार ताइवान के आसपास करता नजर आया है। चाइना की तरफ से फिर बयानबाजी या स्पष्टता ये आती है कि ताइवान जो है वो उनका जो पार्ट है, इसीलिए वो वहाँ पर नेवल एक्सरसाइज करता है। लेकिन ताइवान कहता है अगर हम अपनी गवर्नमेंट है हमारी, अगर हमारी डेमोक्रेसी है, तो आप कौन होते हो हमारे पास आसपास नेवल एक्सरसाइज करने वाले। ये इस चीज़ को लेकर हलचल तमाम देशों में हो चुकी है। देखिए, मैं बात करूं जापान में, ताइवान पहले जापान का पार्ट था, क्योंकि 1895 की अगर हम बात करें तो ताइवान जापान का पार्ट था। उसके बाद 1949 में जो सिविल वॉर होती है तब ताइवान जाता है चाइना के पास। और अब दोनों ही देश की जब सिविल वॉर जब होती है, माफ़ कीजिएगा, 1949 में, तब दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इससे पहले चाइना ने रूल करा है, बिल्कुल करा है रूल। अब भी जो डोनाल्ड ट्रम्प की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प का मानना है कि चाइना जो है वो वन चाइना पॉलिसी उसकी सही है और ताइवान उसके अंदर है। डायरेक्टली ये भी नहीं कहते हैं कि जो चाइना है वो ताइवान का पार्ट है या ताइवान चाइना का पार्ट है, लेकिन इंटरनली ताइवान को पूरा सपोर्ट डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं। तान्या, बिल्कुल जिया, अब यहाँ पर ये देखना होगा कि अब कुछ ही देर में, यानी कि जब शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप एक ही टेबल पर होंगे तो किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। क्या ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर चर्चा होगी या फिर कुछ उनके देश डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ डील होने वाली है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, आपको हमारा वो रूम की ये चर्चा कैसी लगी, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहेगा हमारे इस खास वो रूम के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।